डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि आईएस कोड के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं एक सिंगली रेनफोर्स बीम को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो आज का हमारी यह वीडियो ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आईएस कोड के स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में डिजाइन का एम क्या है। ठीक है, तो कभी भी हम जब डिजाइन करते हैं कोई भी सेक्शन हो, चाहे वो हम बीम डिजाइन कर रहे हो, कॉलम डिजाइन कर रहे हो या होल स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि फर्स्ट हम डिसाइड करते हैं डायमेंशन। उस डायमेंशन के बेसिस पर सुटेबल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, जो या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सेफ्टी चेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखते हैं रूल्स फॉर डिजाइन एज पर आई 456/2000 डिजाइन रूल्स। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव स्पान से। तो ये समझ लेना चाहिए कि इफेक्टिव स्पान होता क्या है। तो आईएस कोड जो होता है वो हमें इफेक्टिव स्पान इन सेक्शंस के लिए देता है: सिंपली सपोर्टेड बीम्स एंड स्लैब, कंटिन्यूअस बीम और स्लैब, कैंटिलीवर और फ्रेम के केस में। तो देखिए यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड के केस में क्या होता है कि क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब और बीम और सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट विच इज लेस। ठीक है, तो अगर आप कोई सिंपली सपोर्टेड बीम डिजाइन कर रहे हैं तो उस केस में इफेक्टिव स्पान क्या होगा आपका? क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ या क्लियर स्पान प्लस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द सपोर्ट, यानी जिसको हम बोल सकते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द सपोर्ट। ठीक है, इन दोनों में से जो भी वैल्यू लेसर वैल्यू होगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से कंटिन्यूअस बीम्स के लिए है और इसी तरीके से कैंटिलीवर बीम और फ्रेम के लिए दिया है। कैंटिलीवर बीम के लिए क्या है? ठीक है, इट्स द लेंथ टू द फेस ऑफ द सपोर्ट प्लस हाफ द इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, इट मींस कि जो आपकी फ्री लेंथ है, फ्री लेंथ प्लस हाफ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ फॉर कैंटिलीवर बीम। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर इस पोर्शन में आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो या कोई आपको इश्यूज हो तो आप जरूर डिस्कस करिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए इफेक्टिव स्पान की बात करते हैं हम। ठीक है, तो यहां से हमारा समरी जो निकल कर आती है वो ये होती है कि सिंपली सपोर्टेड बीम्स और स्लैब के लिए इफेक्टिव स्पान क्या होगा? लेंथ प्लस सपोर्ट बाय टू, सपोर्ट बाय टू जिसे हम बोलते हैं सेंटर टू सेंटर लेंथ। इसी तरीके से लेंथ प्लस इफेक्टिव डेप्थ, ये हमारा क्या हो जाएगा? इफेक्टिव लेंथ। और इसी तरीके से हम कैंटिलीवर के लिए बात करें तो कैंटिलीवर के लिए क्या होगा? एल प्लस इफेक्टिव डेप्थ बाय 2। ठीक है, चलिए अब यहां पर दूसरी हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन के लिए कोड हमें क्या रिकमेंड करता है। ठीक है, डिफ्लेक्शन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं पहले क्योंकि डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के बेस पर हम क्या करते हैं, हम डायमेंशंस को डिसाइड करते हैं। तो डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए आपको क्लॉज नंबर 23.2.1 में जो है अलग अलग सेक्शंस यानी अलग अलग सेक्शंस के लिए या अलग अलग बीम्स के लिए अप टू 10 मीटर लेंथ के लिए आपको दिया गया है कि अगर कैंटिलीवर जो बीम है उस केस में आपका लेंथ अपॉन डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ जो रहेगा आपका, उसकी लिमिट क्या है? मैक्सिमम 7। इसी तरीके से सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 और कंटिन्यूअस के लिए कितनी दी गई है? 26। ये रेशियो क्या है? इफेक्टिव डेप्थ अपॉन यानी स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ यानी एल अपॉन डी। क्लियर है ये चीज? ठीक है, लेकिन ये वैल्यूज फिक्स नहीं है, ये मॉडिफाई होती है क्योंकि जो वो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है किन किन चीजों पर? टेंशन रेनफोर्समेंट के ऊपर, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के ऊपर, फ्लैंज सेक्शन के ऊपर डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। इसलिए अलग अलग हमें ये वैल्यूज मॉडिफाई होती है, जिससे हम आगे देखेंगे क्या क्या मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो यहां से हम एक जो एक्सपीरियंस बेस पर जनरली जो क्राइटेरिया हम सिलेक्ट करते हैं, तो सिंपली सपोर्टेड केस में हम क्या लेते हैं? जो डेप्थ क्राइटेरिया है वो L/12 से लिमिट लेते हैं L/15 तक। कैंटिलीवर के केस में हम जो डेप्थ निकालेंगे इफेक्टिव डेप्थ वो L/7 से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली इसको आप इफेक्टिव ना लेते हुए ओवरऑल ले लीजिएगा। और इसी तरीके से कंटिन्यूअस के लिए L/15 टू L/20। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम मिनिमम रेनफोर्समेंट की। तो आईएस कोड में जो हमें क्लॉज नंबर 26.5.1 है वो किसके लिए दिया गया है? मिनिमम रेनफोर्समेंट कौन सा वाला? जो मेन रेनफोर्समेंट होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं 26.5.1 के लिए, तो बीम्स के लिए क्या कह रहा है? टेंशन रेनफोर्समेंट। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट किससे कम नहीं होना चाहिए? इस
से कम नहीं होना चाहिए। तो यहां से हमें एस टी मिनिमम निकल कर आता है 0.85 BD/FY। ठीक है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 0.04 BD। इसको हम बोलते हैं 4% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां पर आपको दिया है मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, टेंशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी एक्सीड 0.04 BD। ठीक है, इसी तरीके से हम ट्रांसफर रेनफोर्समेंट की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं शेयर रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो जनरली होता है क्या है कि बीम हम डिजाइन बैंडिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम चेक उसे शेयर में करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो कोई भी सेक्शन होगा वहां पर बैंडिंग के रिस्पेक्ट में शेयर जो होगा वो क्रिटिकल होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई सेक्शन है उस पर एक साथ बैंडिंग भी आ रही है और शेयर भी आ रहा है, तो वहां पर जो क्रिटिकल केस होगा वो शेयर होगा, क्योंकि शेयर जो है एक सडन फैलर है, और बैंडिंग जो है वो हमारा फैलर कैसा है कि टाइम के साथ जो होता है वो फैलर आता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शेयर के लिए जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट वे में प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं तो ये वर्टिकल स्टीरअप है। इसी तरीके से इंक्लाइंड स्टीरअप होती हैं, वो भी शेयर रेनफोर्समेंट का वर्क करते हैं। बेंट अप बार्स जो होते हैं जिनको हम क्रैंक बोलते हैं, वो भी किनका वर्क करते हैं, शेयर एनफोर्समेंट का वर्क करते हैं। तो ये तीन फॉर्म्स जो होते हैं वो आईएस कोड में भी रिकमेंड करे गए हैं और इंडिया में जनरली यूज होते हैं। बट समटाइम्स इनके कॉम्बिनेशन भी होते हैं। इट मींस के वर्टिकल स्टिरअप प्लस बेंट अप बार यानी क्रैंक भी प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्लोज लूप्स और क्लोज हेलिक्स के रूप में जो है वो अदर कंट्रीज में यूज होता है, जनरली हमारे यहाँ ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो देखिए यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा, जो यहाँ पर आपको बार दिख रहे हैं, ठीक है, नीचे आपको ये बार दिख रहा है। ठीक है, ये हमारे मेन बार है, ये हमारे बैंट अप बार है जिन्हें हम क्रैंक बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक शेयर एनफोर्समेंट का वर्क करता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसे हम नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं ये वर्टिकल स्टिरअप्स हैं, जो ये ब्लू कलर से शो हो रहा है, ये कहलाते हैं वर्टिकल स्टिरअप्स। ठीक है, तो इन फॉर्म में क्या होता है, शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर शेयर रेनफोर्समेंट के लिए क्या क्राइटेरिया, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किसी बीम के केस में मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए। ठीक है, या स्लैब्स के केस में मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं कि शेयर स्ट्रेंथ किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो शेयर स्ट्रेंथ जो होती है मेजर दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, दूसरा होता है परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। जितना हायर ग्रेड होगा उतनी ज्यादा शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी सेक्शन की। इसी तरीके से हायर परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट जो होगा, तो इसी तरीके से आपकी परसेंटेज ऑफ शेयर स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, बट किसी भी सेक्शन के अंदर मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट आपको ये प्रोवाइड करना है, जो आपको कोड रिकमेंड करता है कि ये मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट आपके सेक्शन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, एएसवी अपॉन बीएसवी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY। ठीक है, यहाँ पर एएसवी क्या है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टिरअप लेग्स इन इफेक्टिव शेयर। अगर आपको लेग्स नहीं पता है तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा कमेंट करके, मैं लेग्स के ऊपर आपको अलग से पूरा का पूरा डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम शेयर के लिए किसी सेक्शन को डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें तीन चीजें फाइंड आउट करना है जिनके रिस्पेक्ट में हम इसको डिजाइन भी करेंगे और चेक भी करेंगे। पहला होता है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, जिसको हम डिनोट करते हैं टाउ से। उसके बाद नेक्स्ट होती है डिजाइन शेयर स्ट्रेस, जिसको हम डिनोट करते हैं टाउ सी से। और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जिसे टाउ सी मैक्स से डिनोट किया जाता है। नॉमिनल शेयर जो है क्लॉज नंबर 40.1 है, जहां पर टाउ वी इक्वल्स टू वी यू अपॉन बी डी। ठीक है, ये सिंपल सा है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया यानी शेयर फोर्स अपॉन शेयर एरिया। ठीक है, यहां से आप फाइंड आउट करेंगे। इसी तरीके से जो टाउसी है जिसको हम बोलते हैं डिजाइन शेयर स्ट्रेस, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टील के बेस पर आप निकालेंगे और यहाँ से ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बेस पर फाइंड आउट करेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे कि यहाँ से वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं इस टेबल से। ये टेबल नंबर 19 है जो आपको आईएस कोड के अंदर दी गई है फॉर टाउसी वैल्यू के लिए। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आती है टाउसी मैक्स यानी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। ठीक है, किसी भी ग्रेड के लिए कितनी होनी चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये टेबल नंबर 20 दिया गया है, यहाँ से आपको टाउ सी मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी अलग अलग ग्रेड्स के लिए। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि कंडीशन आपकी ये 3 कंडीशन बनेगी जब भी आप डिजाइन करेंगे। पहली कंडीशन कि आपका जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस होगा वो डिजाइन शेयर स्ट्रेस से कम हो। ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, शेयर रेनफोर्समेंट की जो होती है डिजाइन करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट आप वही प्रोवाइड करेंगे। दूसरी कंडीशन होती है कि जब आपका डिजाइन शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ग्रेटर हो जाए, ठीक है, सॉरी, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू डिजाइन शेयर स्ट्रेस से ज्यादा हो जाए, तो उस केस में आपको सेक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। किसके लिए, शेयर एनफोर्समेंट के लिए। ठीक है। लेकिन किसी भी केस में ये सभी वैल्यूज यानी आपकी टाउसी टाउवी जो है यानी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउसी मैक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इफ इन केस ये वैल्यू ज्यादा होती है तो सेक्शन को क्या करना पड़ेगा, आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर हम डिजाइन कर रहे हैं सेक्शन को, सेकंड कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, तो डिजाइन करने के लिए आप शेयर इन द फॉर्म, मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि हम शेयर के लिए जो रेनफोर्समेंट होगा वो 3 तरीके से प्रोवाइड करवा सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्टिरअप, इन द फॉर्म ऑफ बेंट अप बार और इंक्लाइंड स्टिरअप्स। ठीक है। तो इफ इन केस आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्टिकल स्टिरअप, तो वर्टिकल स्टिरअप के लिए आपको क्या बताता है, VU इक्वल टू 0.87 FY ASV D अपॉन SV, ये आपको इक्वेशन मिलती है। अब यहाँ पर जो VUS है आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो VUS इक्वल टू क्या होता है, VU माइनस टाउ सी BD, तो VUS इक्वल टू VU माइनस टाउ सी BD। इसी तरीके से इंक्लाइंड स्टिरअप यूज कर रहा है तो ये इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और यहाँ से आप स्पेसिंग निकालेंगे। ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब जो स्पेसिंग है उसके लिए भी क्राइटेरिया दिया गया है कि स्पेसिंग आप कितनी रखेंगे, यानी जो आपने वर्टिकल स्टिरअप्स प्रोवाइड करी हैं उनकी स्पेसिंग आपको क्या रखना है। तो यहाँ पर आपको क्राइटेरिया दिया गया है कि आपको लिस्ट ऑफ ये 2 वैल्यूज, इनमें से लिस्ट जो वैल्यू होगी उसे सिलेक्ट करना है। पहली क्या है, 0.75 टाइम्स ऑफ डी यानी वर्टिकल स्टिरअप के केस में, और इसी तरीके से किसी भी केस में 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी जो भी आप स्टिरअप्स की स्पेसिंग निकालेंगे वो इन दोनों वैल्यू से ज्यादा नहीं होगी, और इन दोनों में से भी अगर इनसे भी ज्यादा आ रही है आपकी वैल्यू तो इन दोनों में से जो लीस्ट वैल्यू होगी वो हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि आपको डेवलपमेंट लेंथ इन इन सब पर भी वीडियो रिक्वायर्ड है या आप इनके बारे में भी पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप ज़रूर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।